चलो भाई, अपने जो क्लास चल रही थी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, हमारा राजस्थान कंप्लीट हो चुकी है। कक्षा 6 की हमारा राजस्थान किताब जो थी, हमारा राजस्थान 10 चैप्टर थे इसमें, और 10 चैप्टर जो थे वो 5 क्लास में हमने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। अब अपनी दूसरी क्लास जो शुरू हो रही है वो है हमारा राजस्थान क्लास 7। हमारा राजस्थान क्लास 7 में हमें पढ़ना क्या क्या है, इसकी अनुक्रमणिका हमें देखनी है। और अनुक्रमणिका में जो चैप्टर अपने हैं, ये हमारी है अनुक्रमणिका। और अनुक्रमणिका में हमें इसमें फिर से हमें 10 पाठ देखने होंगे। और जो 10 पाठ है, पहला पाठ है वन्य और वन्य जीव संरक्षण, दूसरा खनिज और ऊर्जा संसाधन, तीसरा कृषि एवं सिंचाई। ये कृषि और सिंचाई खनिज है ना, ये दोनों छठी की क्लास में भी आ चुके हैं, दोनों पाठ छठी की क्लास में भी आ चुके हैं। राजस्थान में कृषि विपणन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, या हम कहें कि राजवंश के प्रमुख शासक, राजवंश है इसमें। आजादी का आंदोलन और राजस्थान, आजादी से पूर्व राजस्थान, सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान था, और परिशिष्ट में क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में जो हमें चर्चा करनी है, सबसे पहले वन और वन्य जीव संरक्षण, वन वन्य जीव और संरक्षण पाठ 1। क्या विशेष बात दी हुई है? सबसे पहली बात जो हमारी शुरू होती है इसमें वो है वनों के प्रकार से। वनों के प्रकार देखो भाई, वनों को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में वनों को विभाजित किया गया है। और ये 3 भाग है कौन कौन से? पहला भाग आता है इसका आरक्षित वन। आरक्षित वन क्लास में आपको पढ़ाई भी है ना। क्या विशेष बात आरक्षित वनों की बताओ? पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहने वाले होते हैं। यह सरकारी नियंत्रण में आ जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक है। दूसरा सुरक्षित वन या संरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अगर इस किताब से प्रश्न आएगा ना तो 56% या 53% ये नहीं मिलेगा आपको। आपको सीधा देंगे आधे से अधिक क्षेत्र पर, 1/3 क्षेत्र पर, ये मिलेगा। आगे आपका आता है तीसरा अवर्गीकृत वन। तीसरा कौन सा आपका? अवर्गीकृत वन। भाई अवर्गीकृत वनों की क्या विशेषता है? इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। समझ में आ गई ना बात? किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, चाहे आप घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी काटो, चाहे आप पशुओं को चराओ, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है ना। आगे भौगोलिक दृष्टि से वनों का महत्व, क्या महत्व रहता है वनों का भौगोलिक दृष्टि से? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पता है सभी को? कौन सी दिशा रहती है अरावली की, बताओ? अरावली की दिशा कौन सी है राजस्थान में? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड कर रही है? 2 भागों में विभाजित करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन मिलते हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार है। पहले वन है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। भाई
कंटीले वन कहां पर मिलेंगे? जहां पर मरुस्थल होगा, क्योंकि इन वनों की पत्तियां जो है ना वो शुष्कता के कारण कांटों में परिवर्तित हो जाती है। कौन से वनों की? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां, कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष इनका रहता है, देखो रोहिड़ा, खेजड़ी, ये आगे रोहिड़ा, खेजड़ी, दोंकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि है। इस मरुस्थलीय वन को मरुदभिद भी, वनस्पति को मरुदभिद या जीरोफाइट भी कहा जाता है। पढ़ा हुआ है ना ये तो। इस वनस्पति को क्या कहते हैं हम? मरुदभिद या जीरोफाइट। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और आई है। क्या इंपॉर्टेंट चीज आई है बताओ जरा? उष्णकटिबंधीय वनों में एक वो वृक्ष आया है जो राजस्थान में सर्वाधिक है। कौन सा? दोंकड़ा। कौन सा है? दोंकड़ा राजस्थान में सर्वाधिक है, दोंक। एक चीज और बता दो आप मेरे को, रोइडे का बोटनिकल नेम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम क्या होता है? खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो ये उष्णकटिबंधीय वन पता लग गया आपको कहां पर है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, ठीक है ना। और प्रमुख वन इसमें आ जाते हैं, रोइडा है, खेजड़ी है, दोंकड़ा है, बेर है, ठीक है ना, केर है, ये वन इसमें मूलतः आ जाते हैं। आगे देखो विशेषता क्या रहती है इन वनों की? तापमान अधिक और वर्षा की कमी, ठीक है ना। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्ती छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। समझ में आ गई ना बात? वाष्पीकरण या अच्छा शब्द जो रहेगा वो रहेगा वाष्पोत्सर्जन। समझ में आ गई ना बात? पत्तियों से पानी का हवा के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और मिट्टी से जल का उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे ये जमीन के काफी नीचे तक से पानी प्राप्त कर लेती है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में मिलती है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूसीरियस सिडिकुस। सेवण जो है, सेवण का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? ल्यूसीरियस सिडिकुस। क्या नाम होता है? ल्यूसीरियस सिडिकुस होता है। इसके बाद में देखो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कौन से वन आ गए? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। क्या कहते हैं इनको? मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी जिलों में मिलते हैं। इन वनों में है कौन कौन से? सागवान। कौन से? बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धौंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? पतझड़ वन कहा गया है। समझ में आ गई ना बात? पतझड़ वन कहा गया है। आगे है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं भाई। कैसे रहते हैं? हरे भरे, इसलिए इन्हें सदाबहार कहा गया है। ये आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि है। बांस घास होती है एक विशेष प्रकार की, लेकिन वनों में भी शामिल है, ठीक है ना। आगे देखो राष्ट्रीय उद्यान। भाई राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है?
राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है भाई? भरतपुर जिले में है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी मिलते हैं। कहाँ पर है ये? भरतपुर में है, ठीक है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में। यहाँ पर क्या है भाई? बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ मिलते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा और कहाँ है? चित्तौड़ में। यहाँ बाघ, रींछ, जरख, गिद्दड़, बेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि जीव मिलते हैं भाई। इसके बाद में बात आ जाती है वन्य जीव। देखो एक तो विशेष बात, राष्ट्रीय उद्यान है ना केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित है और अभयारण्य राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित माने जाते हैं भाई। अभयारण्य का अर्थ अभयारण्य, भयमुक्त वन अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें से कुछ निम्न है। इन वन्यजीव अभयारण्यों की बात करें, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गोडाउन, मूलतः गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। राज्य पक्षी है राजस्थान का, बेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा भी मिलते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार सवाई माधोपुर करौली में, बगेरा, बेड़िया, चित्तल और खरगोश मिलते हैं। आगे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद पाली उदयपुर, क्या मिलता है? बाघ और भालू, चिंकारा और नीलगाय। आगे फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में, बाघ, चित्तल, सियार, बेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। आगे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर बाघ, जरख, सांबर आदि के लिए प्रसिद्ध। आगे टोडगढ़ रावली अभयारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली में है। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रींछ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखो सीता माता अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए? बहुत बार पूछा जाता है सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद में माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जंगली मुर्गों के लिए पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जंगली मुर्गे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, यहाँ पर विषधारी सांप इंपॉर्टेंट है भाई। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? विषधारी सांप के लिए। जमवा रामगढ़ अभयारण्य जयपुर में है, यहाँ पर बगेरा, जरख, सियार और बेड़िए है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर बूंदी में भी है, चंबल नदी के किनारे किनारे है और सबसे इंपॉर्टेंट घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे अपने देखते हैं भाई राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य मैप में बताए गए हैं, मानचित्र में बताए गए हैं, ये आप मैप जो है वो देख लेना एक बार। इसके अलावा राजस्थान के अन्य अभयारण्य जो ज्वार सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में। बंदबारेठ भरतपुर में, कहां पर है? भरतपुर में। बैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़ में, बस्सी में, ठीक है ना। इसके बाद में सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में, वन विहार धौलपुर में, रामसागर धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर में। तीनों कहां पर है ये? धौलपुर में। जयसमंद अभयारण्य सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में। नारगढ़ अभयारण्य कहाँ है? जयपुर में। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये बारांवाड़ा है। देखो शेरगढ़
शेरगढ़ एक धौलपुर का है, एक बारां का है, ठीक है ना। आगे ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट बहुत है काले हिरण के लिए। आगे राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं है, टाइगर प्रोजेक्ट बताया हुआ है ना आपको, किसके लिए? टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड स्थल है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। एक वन्य जीव श्रेणी में, एक पालतू, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक श्रेणी में, ये नॉन डोमेस्टिक श्रेणी में। वन्य जीव जो वनों में घूम रहे हैं, डोमेस्टिक घरेलू, ऊंट क्या है? घरेलू है। समझ में आ गई ना बात? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है ना, कैमेलस ड्रोमेडेरियस ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? कैमेलस कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। चिंकारा का क्या है भाई? बिल्कुल गजेला, गजेला या गजेला बेनेटी, पता है सभी को। आगे है वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधन कब का है? 1988 का, लिखवाया हुआ है ना ये सारा। के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन है ना होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति का संशोधन 1988 का जो है ना, पहले आई 1952 में और फिर आई संशोधन कब हुआ इसका? 1988 में। इसमें कहा गया कि कुल देश की भूमि के 33% भूभाग पर वन होने अनिवार्य है। आगे राजस्थान राज्य की वन नीति कब की है भाई? इंपॉर्टेंट बहुत है ये बात। राजस्थान की वन नीति कब की है? 2010। राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? 10% है। अगर इस किताब से पूछेंगे तो 10% आपको देंगे कि राजस्थान में कुल 1% है 10, फिर वहां पे आपको 9.5% नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 9.59 या 9.60% है ना, वो नहीं देंगे आपको। फिर 10 दे देंगे, 12 दे देंगे, 7 दे देंगे, 13 दे देंगे, इस प्रकार से पूछेंगे, ठीक है ना। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण, जागरूक के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। जागरूकता का तो अभाव नहीं है भाई, जागरूकता का अभाव नहीं है सकता। राजस्थान में मानते हैं क्या कि जागरूकता का अभाव है? क्या जागरूक तो है लोग, लेकिन मनीराम के लिए काट लेते हैं। मनीराम दिखाई दो ना आगे तो काट लेते हैं भाई। आगे वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं के द्वारा जनमानस में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी 1959 में काजरी की स्थापना हुई थी भाई। और दूसरी संस्था कौन सी है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी भी कहाँ है? जोधपुर में ही है, आफरी भी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वन और वन्य जीवों के विकास हेतु खोज करना है, अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, ठीक है ना। आगे देखो, यह भी जाने, यह तो जानना ही पड़ेगा भाई। खेजड़दी गांव की बात कर रहे हैं, ये 1730 की बात कर रहे हैं, अभय सिंह अमृता देवी की बात कर रहे हैं, 363 शहीदों की बात कर रहे हैं, बलिदान देने वाले लोगों की बात। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़दी गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में कब की घटना? 1730 की घटना। कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 बिश्नोई संप्रदाय के स्त्री और पुरुष लोगों ने इसको बचाने के लिए पौधों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक
मृग उपवन स्थापित किया गया अमृता देवी नाम से, ठीक है ना, मृगवन। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को यहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बरता है। समझ में आ गई ना बात? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बरता है? खेजड़दी गांव में। वाष्पीकरण क्या होता है? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित क्षेत्र। सदाबहार वन सदा हरा भरा रहने वाला वन क्षेत्र। समझ में आ गई क्या बात? तो ये बात अपने हो जाती है कक्षा 7 के चैप्टर 1 की। अब यहां पे प्रश्नों के उत्तर आप दे दो भाई। 1 नंबर, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलो। क्रायोटिस, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू में। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है भाई? किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए, ठीक है ना। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। देखो, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण के लिए, रणथंभौर बाघ के लिए, और केवलादेव साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मिला दिया सारा? मिला दोगे? कौन मिलाएगा? बोल तो। सीता माता उड़न गिलेरी के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण के लिए, रणथंभौर, और राष्ट्रीय मरु उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार किसके लिए? साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताओ। रणथंभौर, केवलादेव, और तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता बताओ। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तापमान, अधिक वाले क्षेत्रों में पत्तियां छोटी होती है, ठीक है ना, कांटे ज्यादा होते हैं, ठीक है, जड़ें गहरी होती है, ठीक है भाई। ये किसकी विशेषता है? आगे आपका पाठ आ जाता है भाई, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, देखो प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। कौन सा? खनिज संसाधन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। आगे देखो, खनिज है क्या? खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि आदि। खनिजों के प्रकार देखो भाई, एक खनिज होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक, और एक होता है ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं और इनमें चमक होती है। अधात्विक धातु की मात्रा नहीं पाई जाती और उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? जैसा मिला है ना वैसा ही उपयोग में लिया जाता है, बदलाव नहीं किया जाता। ऊर्जा, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि कैसे खनिज है? ऊर्जा खनिज है ना। आगे देखो भाई, धात्विक खनिज कौन से, अधात्विक कौन से और ऊर्जा कौन से? धात्विक लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, सोना,
ठीक है ना। अधात्विक में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज देख के आ चुके हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। इसके बाद में देखो राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में क्या है भाई, एकाधिकार है, ठीक है ना। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटास्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी स्थान पर है भी राजस्थान। आगे खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। राजस्थान का अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज है भाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों की बात करें तो कहां पर है, वो अरावली क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। खनिजों के आधार पर ही राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। देश में का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी और कैडमियम भी प्राप्त होता है। क्यों, जावर की खान है ना अपने उदयपुर में, सीसा जस्ता के साथ में क्या निकाला जाता है, यहाँ पे चांदी निकाली जाती है। बात करी है ना हमने ये खनिज में। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र, इंपोर्टेंट बहुत है ये बातें, क्या है भाई, जस्ता शोधक संयंत्र, तथा चंदेरिया में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है, चंदेरिया चित्तौड़ में। आगे प्रमुख खनिज संबंधित जिले तालिका में दर्शाए गए हैं। और उपयोग पहले क्या है, सीसा जस्ता, जावर उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। इसका उपयोग क्या है, अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग और उद्योग में, ठीक है ना। दूसरा तांबा, खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर में। विद्युत तार के उपकरण, बर्तन बनाए जाते हैं। लौह अयस्क, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण में। चांदी, उदयपुर और राजसमंद। आभूषण है, सिक्के है वगैरह वगैरह। चांदी का हमें पता ही है, सोने का हमें पता ही है कि क्या क्या चीजें बनाई जाती है। जिप्सम सभी को पता है, बीकानेर में, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर में। उर्वरक बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाई जाती है। सीमेंट के निर्माण में है ना, कोयला, जिप्सम, लाइमस्टोन, इनको मिलाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो रॉक फास्फेट, उदयपुर, जैसलमेर। रॉक फास्फेट जो है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर में रासायनिक उर्वरक है, खाद बनाई जाती है भाई रॉक फास्फेट से, ठीक है ना। जामर कोटड़ा उदयपुर का रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। विद्युत उद्योग में, सजावट में और दर्पण में। वोलेस्टोनाइट सिरोही में है, अजमेर में। सिरेमिक उद्योग में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। कागज उद्योग में काम में लिया जाता है और रंग उद्योग में काम में। किसका उपयोग, वोलेस्टोनाइट का उपयोग। आगे देखो संगमरमर। अब बताने की बात है क्या कोई, संगमरमर का क्या उपयोग रहता है। राजसमंद में, नागौर, उदयपुर में, बांसवाड़ा में मिलता है। भवन, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियों में काम में लिया जाता है। ये फिर चूना पत्थर आ गया। चित्तौड़, सिरोही में सीमेंट बनाने में, ठीक है ना। किसमें, सीमेंट में। ग्रेनाइट, जालोर, जैसलमेर, पाली में भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट। आगे भी ऊर्जा खनिज। देखो ऊर्जा खनिज की बात करें, ऊर्जा खनिज दो भागों में विभाजित है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा प्राप्ति की प्राचीनतम विधियां हैं, गैर परंपरागत नवीन विधियां हैं और जिनका नवीनीकरण हो सकता है, ठीक है ना। देखो ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये है। एक बार उपयोग में लेने के लिए सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जिसको काम में ले लिया कोयले को ना, तो उस कोयले की अब राख ही बनेगी, वो दोबारा कोयले के रूप में काम में नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, प्राचीनतम संसाधन। नंबर 1 क्या है भाई, कोयला।
4 प्रकार का होता है भाई, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में कौन सा मिलता है? लिग्नाइट। यह कोयला पल्लाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरडी बाड़मेर, मेड़ता नागौर, जैसलमेर में मिलता है भाई। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर में है सूरतगढ़। कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा 12 में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट पर आधारित विद्युत ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है अभी, बाड़मेर का गिरल। सारी चीजें बताई हुई है मेरे हिसाब से आपको, ये दोबारा से हो रहा है आपका सारा। आगे खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। देखो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, राजस्थान में कितने बेसिन है इसके मूलतः? खनिज तेल के बेसिन 4 बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, और बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन कगार बेसिन। ठीक है ना। देखो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मणियारी का टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाड़ा आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार है। सादेवाड़ा कहाँ है? जैसलमेर। बागेवाड़ा, ऐश्वर्या मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है अभी। जैसलमेर की में रामगढ़, 12 में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह लगाए गए हैं। आगे देखो जल विद्युत आ गई। जल विद्युत का पता है क्या आपको? किससे? देखो जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के माई बाजार सागर से भी प्राप्त हो रही है ऊर्जा, और कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जैसे बाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परमाणु ऊर्जा। रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। चित्तौड़ में रावत बाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। विशेष बात आती है पवन ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत। राजस्थान में भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों? खुला क्षेत्र पड़ा हुआ है। ठीक है ना, खुला क्षेत्र पड़ा हुआ है। पवन चक्की लगा दी, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चलेगी ना, पवन चक्की क्या करेगी? घूमेगी और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे। जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह लगे हुए हैं। ये पवन चक्कियों के डायग्राम दिख रहे हैं क्या? ये पवन चक्की के डायग्राम। आगे देखो भाई, बायोगैस और सौर ऊर्जा। बायोगैस, राजस्थान में पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने तो अनुदान भी दिया जा रहा है। इसका घरेलू ऊर्जा के उपयोग में हो रहा है भी इसका उपयोग। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं बढ़ रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्ट्रीट लाइट तो आजकल गलियों में, सड़कों पे जो लाइटें होती हैं ना, वो सोलर लाइटें लगा दी। बड़ी बड़ी कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई और संस्थाएं जो है ना, वहाँ पर भी जो अब लाइट लग रही है ना सारी, वो सोलर लाइट लग रही है। छोटी सी लाइट लगा दी, एक लाइट वो रात को जला देगी, बस इतना ही तो चाहिए। ठीक है ना। जहाँ पर पहले सीधी लाइट भेजनी पड़ती थी वायर के माध्यम से, अब वो जरूरी नहीं रही है। वहीं का वहीं ऊर्जा उत्पादित हो रही है और वहीं काम में ली जा रही है। सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत, सौर ऊर्जा संयंत्र, घरेलू उपकरण पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रूफटॉप लगाए जा रहे हैं ना, सोलर रूफटॉप, छत पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन राज्य सरकार खरीद रही है आपसे, राज्य सरकार खरीद रही है। ठीक है ना। 1,00,000 1,50,000 रुपए लगते हैं, आपका बिजली का बिल जो है वो बंद हो जाता है। मान लो खुद की आपकी ऊर्जा उत्पादित हो रही है। ठीक है।
आगे देखो, बड़ला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया गया है भाई, बड़ला जोधपुर में। आगे देखो, हमारे पास खनिज संसाधन परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा हो रहा है। अरावली को खा गए, अरावली है ना, अरावली को मतलब दोहन कर लिया अरावली का, पहाड़ के पहाड़ खा गए। और बहुत सारी जगह ऐसी है, पश्चिम के रेतले मैदान में जाओ, खान खुदी हुई है, सरकार को कोई पता नहीं है, लोग बाग जो है वो निकाल दिया, चूना पत्थर वगैरह जो निकल रहा है सारा। इधर बीकानेर की बॉर्डर, पुगड़ दंतौर का इलाका जो है ना, यहाँ पे लोगों ने जमीनें ली और सारा का सारा सिस्टम जो है निकाल के बेच दिया, चूना। यही है भाई। और ये अपना चैप्टर भी कौन सा पूरा हो गया, इसके साथ में चैप्टर 2 नंबर भी पूरा हो गया। छोटा सा पाठ था, पहला और दूसरा। आज के लिए धन्यवाद।